गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखते हैं आज का जो नया टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी, दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ये 9th यूनिट जो हमने स्टार्ट की हुई है उसी का जो गांधीवादी जन आंदोलन जो अपना पार्ट है 9th यूनिट के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उसी का जो टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे आज का। कल हमने देखा था रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इससे पहले 5-6 क्लास इस यूनिट की हो गई है। अगर आपने वे नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ वे एक बार लेक्चर देख लीजिए, ये आपका पूरा यूनिट को कवर करा देगा, फिर है ना इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जो आज का टॉपिक है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन, इसका एक बार समय बता देते हैं आपको। ये 1920 से लेकर 1922 तक ये चला था। इसके पीछे क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन के पीछे क्या कारण थे? 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम वर्ष, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम वर्ष यानी कि 1920 में जो भारतीय लोग थे उनको बहुत ही निराशा हाथ लगी थी और वे बहुत ही क्षुब्ध हो गए थे। क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का इन्होंने वहाँ पे जो यूरोप में जो युद्ध छिड़ा हुआ था, भारतीय सैनिकों को यूज़ किया, और इन्होंने आशा थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन किया क्या उन्होंने? रोल्ट एक्ट, काला कानून लाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इधर जो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे, सुधार के नाम पर दोहरी शासन प्रणाली लाए, है ना, तो कुछ सुधार नहीं किए। और फिर दूसरी बात, जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोग का डायरेक्ट कोई राजनीति में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था कि भाई ये खिलाफत आंदोलन चलाए भारतीय राजनीति से। इनका कारण क्या था? मुस्लिमों को जब प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने शामिल किया तो इनसे कहा था कि क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री था और वो मित्र राष्ट्र की तरफ से नहीं लड़ रहा था, वो जर्मनी की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, तो इन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि भाई हम तुर्की के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा था उसको ये अपना धर्मगुरु मानते थे। कौन? मुस्लिम लोग। और लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद जो तुर्की का विभाजन उन्होंने किया, इससे ये लोग काफ़ी परेशान हो गए और महात्मा गांधी ने इन लोगों का साथ दिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन, अगर खिलाफत आंदोलन से जो क्वेश्चन बनता है तो ये सबसे ज़्यादा क्या, यहाँ से सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बुक में 3 या 4 नाम दिए होते हैं और ये हमने आपके 8 नाम यहाँ शो कर रखे हैं। आप प्लीज़ इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। ये 8 नाम कौन कौन थे जो खिलाफत मोमेंट में शामिल थे? तो ये 8 नाम थे वही हजरत मोहानी जो इस खिलाफत जो कमेटी बनी थी, केंद्रीय खिलाफत कमेटी, मार्च 1919 में बनी थी, और इसके अध्यक्ष थे कौन? हजरत मोहानी। और सचिव कौन थे इसके? शौकत अली बंधु के नाम से बहुत फेमस है ना ये युद्ध खिलाफत मूवमेंट, तो वे अली बंधु ये थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये इसका सचिव था। तो मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, इनको तो वैसे भी आप याद रख सकते हो, शौकत अली, मोहम्मद अली। हकीम अजमल खान, ये भी इसके एक्टिव मेंबर थे। हकीम अजमल खान के बारे में आपको एक बात और बता देते हैं, 1919 के जो अधिवेशन की, जो मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये वही हकीम अजमल खान था। और जो इनको हाकिम उल मुल्क की जो उपाधि मिली हुई थी, खिलाफत मोमेंट के दौरान उन्होंने वो त्याग दी। जिस प्रकार असहयोग के दौरान और जलियांवाला हत्याकांड के दौरान भारतीय लोगों ने त्यागी थी, नाइटहुड और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, सर शंकरन नायर ने उसकी इस्तीफा दे दिया था, अपना जो सदस्य थे, और इसी प्रकार जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि उनको मिली हुई थी उससे इस्तीफा दे दिया था। तो इन्होंने भी अपना खिलाफत मूवमेंट के दौरान इस्तीफा दे दिया। तो हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना हसन, अब्दुल बारी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये 8 नाम है, एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं। हजरत मोहानी इसके अध्यक्ष थे, शौकत अली सचिव थे, उसके भाई मोहम्मद अली बंधु के नाम से तो ये युद्ध जाना जाता है। हकीम अजमल खान 1919 के मुस्लिम जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, उसके बाद मौलाना हसन, अब्दुल बारी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 8 नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं कि
ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कैसे पूछे जाते हैं, 4 नाम दिए जाएंगे आपके, ये मान लिया ये 4 नाम आने ऑप्शन में और 3 दिए हुए हैं और एक अननोन है। अननोन कोई भी मुस्लिम नेम दे दिया जाएगा आपसे, मान लिया जिन्ना ही दे दिया जाएगा। जिन्ना ने इसका विरोध किया था क्योंकि गांधी इसको सपोर्ट कर रहे थे, है ना, तो जिन्ना ही आ गया। तो लेकिन जब आपके नाम याद हो गए ना सारे, तो तभी क्वेश्चन को आप अटैक कर पाओगे, ऐसे नहीं कर सकते। तो एक बार आप इनको देख लीजिए। इसी समय 1920 में जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत जो ये बंधु थे, अली मोहम्मद बंधु जो ये थे, अली मोहम्मद, ये शौकत अली और मोहम्मद अली, तो गांधी जी को पूरा सहयोग दिया इन्होंने। और गांधी जी ने पहले एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद 1 अगस्त 1920 से अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और दुर्भाग्य की बात देखो, उसी दिन जिस दिन ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी 1920 में। तो ये आंदोलन जैसे ही स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बात आपको जो विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखनी योग्य क्या बातें है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में इतना डाउट रहता है, आप इसको प्लीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। इससे पहले भी गांधी ने 3 आंदोलन और कर चुके थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तीनों आंदोलन हमने देखा है, लेकिन प्रथम जन आंदोलन लोगों की हिस्सेदारी इसमें रही। श्रमिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, मजदूर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया, वकीलों ने इसमें हिस्सा लिया। तो सभी वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो ये प्रथम जन आंदोलन था, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, है ना, ये ध्यान रखना इस पर। एक यहाँ बात आप कल भी हमने बताई थी कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब हो रहा था, उस समय जो ब्रिटिश वायसराय था वो कौन था। कल रोल टैक्ट और जलियांवाला बाग में भी हमने बात की थी ना, तो उस समय जो रोल वायसराय था वो था कौन, चेम्सफोर्ड। ये इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आवश्यकता अगर इसकी है तो इसलिए है कि स्टार्ट जब हुआ था असहयोग आंदोलन तो चेम्सफोर्ड थे, लेकिन जब ये समाप्त हुआ असहयोग आंदोलन, उस समय वायसराय कौन थे, आपसे ये बात पूछी जाएगी। अगर आपको इसकी समय तिथि याद नहीं है, 21 तक रहा और ये समाप्त कब हुआ था असहयोग आंदोलन, 12 फरवरी 1922 में ये वापस स्थगित किया गया था। तो उस समय जब ये समाप्त हुआ तो उस समय जो वायसराय था वो था कौन, लॉर्ड रीडिंग। 21 से 26 तक रहा था ना। इनकी समय तिथि इसलिए याद रखनी जरूरी रहती है, ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो चोराचारी कांड हुआ था उस समय वायसराय कौन था, ब्रिटिश वायसराय, तो लॉर्ड रीडिंग। तो देखते हैं, तो अगस्त आंदोलन अपना शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और स्थगित कब किया गया है, 12 फरवरी 1922। देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अगर आपको ये दिया जाए कि उसमें डेट आई मेंशन हुई आपके पास कि 5 फरवरी 1922, 10 फरवरी 1922 या 11 फरवरी 1922, 12, तो 5 में और 12 में कन्फ्यूजन होगा। 5 फरवरी में चोराचारी कांड जो घटना है, चोरा चोरी जो कस्बा है गोरखपुर के अंदर, उसमें जो घटना घटी थी वो 5 फरवरी को घटी थी। लेकिन आंदोलन को स्थगित जो किया गया वो 12 फरवरी को किया गया। आंदोलन को स्थगित अगर किया गया तो 12 फरवरी को किया गया। उस समय गांधी जी कहाँ थे, उस समय गांधी जी थे गुजरात के बारदोली में, गुजरात के बारदोली तालुका में, जो बारदोली आंदोलन चलता है बाद में, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। उसको बाद में पढ़ेंगे जब हम आंदोलन पढ़ रहे होंगे। तो अगर बात की जाए असहयोग आंदोलन की, तो सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई गई मई या जून महीने में, और उसमें प्रस्ताव रखा गया कि भाई असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे क्या क्या कार्य किए जाए, क्या रचनात्मक कार्य किया जाए, है ना। तो हर वर्ष तो जैसे आपने देखा है कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, साल में एक बार दिसंबर महीने में होता था, लेकिन 1920 में 2 बार हुआ। और एक इसी प्रकार जो सितंबर में हुआ था, 4 सितंबर 1920 में, ये विशेष अधिवेशन हुआ था। विशेष अधिवेशन, ये ध्यान रखना आपको, 1920 का ये पूछ लिया जाएगा कि वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की या विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो बात हम कर रहे हैं विशेष अधिवेशन, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने।
अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। देखो कितने क्वेश्चन याद करने। एक तो विशेष अधिवेशन था, कलकत्ता आ गया ना, एक कलकत्ता का भी एक अपना अलग से ही क्वेश्चन बनता है। ये कैसे बन सकता है? आपके पास 4 डेट होगी, 1920, 1925, 1928, 1932, है ना। ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो कैसे भी घुमा के पूछा जाए, आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसे भी आए, अटैक करना है। इसका जो प्रस्ताव ये पास हुआ इसमें विशेष अधिवेशन में, इसका विरोध किया था चित्तरंजन दास ने। इसका विरोध किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। विरोध क्यों किया था? विरोध का जो मुद्दा था वो था चुनाव को लेकर। विरोध का मुद्दा था चुनाव को, क्योंकि ये बोलते थे कि हम उसके सरकार के अंदर रहकर उनका चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद उनको वहाँ पे उनकी मुखालफत करेंगे। लेकिन ये भी बाद में जब जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, इन्होंने तब तक चुनाव भी समाप्त हो चुके थे और इनका विरोध भी समाप्त हो गया था। लेकिन अगर बात विरोध की पूछी जाए तो चित्तरंजन दास ने। अब कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? स्वशासन नहीं था। अब कांग्रेस का उद्देश्य स्वशासन नहीं था, अब उद्देश्य क्या रह गया था? स्वराज। अब उद्देश्य कांग्रेस का क्या रहा था? स्वराज। और गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में हम स्वराज लेकर रहेंगे। 1 वर्ष के अंदर अगर आंदोलन अच्छे तरीके से अहिंसात्मक रूप से चला तो 1 वर्ष में हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। ये कब बात कही थी? 5 नवंबर 1920 को। और विशेष अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को। अब जो आंदोलन की पुष्टि हुई, ये तो यहाँ तो आंदोलन की पुष्टि कब हुई? वार्षिक अधिवेशन में। और वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता है, ये आपको पता है। हर साल का जो वार्षिक अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो दिसंबर में 1920 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? ये अधिवेशन हुआ नागपुर में। ये अधिवेशन नागपुर में, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में और वार्षिक अधिवेशन नागपुर में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी विजय राघवाचारी ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचारी ने। और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन में जो 2 मुख्य बातें आपको याद रखनी है, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हो गई थी, तो जब उसका तिलक स्वराज फंड की स्थापना रखी गई। इसमें एक आप मानिएगा कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें इकट्ठे हो गए थे उस समय। 1920 की बात है, 1 करोड़ रुपए से अधिक, है ना। और स्वशासन के स्थान पर स्वराज की मांग इनकी हो गई थी। कब? नागपुर अधिवेशन विजय राघवाचारी के जो नेतृत्व में अधिवेशन हुआ था। अब एक बात देखिए, जब कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी मूवमेंट होता है, कुछ उसका अपोजिशन भी वहाँ पे होता ज़रूर है। तो जो असहयोग आंदोलन जो चला उसका अपोजिशन किन किन व्यक्तियों ने किया, ये बात आप एक बार नोट कर लेना। तो ये जो व्यक्ति जो थे, प्रस्ताव जो हुआ उसका त्याग करने वाले, प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर त्याग करने वाले जो नेता थे वे 4 नेता थे। एनी बेसेंट, प्रथम महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की 1917 में कलकत्ता में। उसके बाद जिन्ना जी, उसके बाद विपिन चंद्र पॉल, और उसके बाद लाल बाल पॉल में था ना GS खारपाड़े। तो वे व्यक्ति 4 व्यक्ति कौन थे? एनी बेसेंट, जिन्ना जी और GS खारपाड़े और विपिन चंद्र पॉल। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्ताव के विरोध में अपना त्याग कर दिया कांग्रेस से, भी हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, है ना। और एक विरोधी संस्था बनी कांग्रेस के अंदर। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था और उसी के अंदर ही एक विरोधी संस्था जो पनपी, वो असहयोग विरोधी संस्था के जो नाम से जानी गई, असहयोग विरोधी संस्था थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो इसमें 6 व्यक्ति थे। ये भी नाम याद रखने पड़ेंगे, नाम तो याद रखने पड़ेंगे। हाँ, फिर इसके अलावा आपको फिर ज़्यादा कोई बुक इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये बात मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। तो ये 3 दास थे इसमें, पुरुषोत्तम दास, जमुना दास, द्वारका दास। पुरुषोत्तम दास, जमुना दास, द्वारका दास। 3 दास कौन से थे? पुरुषोत्तम दास, जमुना दास, द्वारका दास। याद कर लीजिए यहीं पे। कावस जी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़। कावस जी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़ वही चिमनलाल शीतलवाड़ जो हंटर कमेटी बनी थी और उसमें 3 भारतीय थे, जगत नारायण, साहबजादा और शीतलवाड़। 3 थे ना, तो शीतलवाड़ वही है। फिरोज सेठना, कावस जी जहांगीर और 3 दास। ये असहयोग विरोधी संस्था इन्होंने बनाई थी। अब कुछ लोगों ने असहयोग आंदोलन जैसा स्टार्ट हुआ तो बहिष्कार की बात हुई। वही राष्ट्रीय जो कॉलेज है उनसे बहिष्कार करो, सरकारी नौकरियों से त्याग करो अपना, है ना। तो इसी प्रकार कुछ वकीलों ने भी अपना वकालत त्याग दी। तो वकालत त्यागने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो वे थे चित्तरंजन दास जी,
मोतीलाल नेहरू दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक हुए। जवाहरलाल नेहरू पुत्र इनके राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में मुख्य योगदान। वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं, विट्ठल भाई पटेल बड़े भाई थे इनके, दोनों भाई बाप पुत्र है ना दोनों। तो ये आप याद रख लीजिए 6 नाम। CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। आप एक जगह इन सभी को नोट कर लीजिए, है ना। 2 पेज में ही आपका ये कवर हो जाएगा, फिर कई सारी बुक इकट्ठी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे नाम एक जगह नहीं मिलते हैं, मैं आपको एक बार और फिर ये बता रहा हूँ। तो अब बात ये आएगी कि भाई असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो भारत के किस क्षेत्र में ये फैला, कौन सा क्षेत्र इससे अछूता रहा जहाँ असहयोग आंदोलन नहीं चला। अगर ऑप्शन में आपसे कुछ कई क्वेश्चन पूछे जाए तो अगर दक्षिण की बात की जाए, पहले अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो आपके पास केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ये राज्य अगर आए तो एक बात आपको सबसे पहले विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि कर्नाटक में इस आंदोलन से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं हुई। कर्नाटक में इस आंदोलन से संबंधित कोई भी गतिविधि उत्पन्न नहीं हुई। केरल में आपको पता है उस समय जो केरल में मालाबार के जो मुस्लिम थे, मोपला मुस्लिम थे जो, उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध भी वैसे ही भी आंदोलन छेड़ रखा था, तो यहाँ भी असहयोग आंदोलन से संबंधित था। और इधर आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था। और तमिलनाडु में शराब उपयोग के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा था। ये ऑप्शन एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आया था पीसीएस के। दक्षिण भारत के 4 राज्य थे और 3 ये थे, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु, और चौथा था कर्नाटक। तो कर्नाटक इससे बिल्कुल अछूता रहा था। महाराष्ट्र में भी फैला था ये, है ना। और तो उत्तर भारत में तो आपको पता ही है, ये सारी जगह फैला ही था। तो ये राज्य भी आपको भाई इस विशेष तौर पर कर्नाटक याद रखना है, कर्नाटक में नहीं फैला था। अब क्या हुआ था, अब जब राष्ट्रीय कॉलेजों का त्याग कर दिया था, है ना, तो अपने कॉलेज बनाने पड़ेंगे, जब शिक्षित तो होना पड़ेगा ना। और शिक्षित हुए तो इन्होंने बहुत सारी विद्यापीठ बनाई। और विद्यापीठ में कौन कौन सी थी, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, ये 4 विद्यापीठ बनाई। और जो आज के जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है ना, जो दिल्ली के अंदर है, ये उसी के अंतर्गत बना था, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। और बंगाल के राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय बने थे, ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही बने थे। तो अब इसके बाद में जो दूसरा अधिवेशन होता है 1921 वाला, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लियो भाई साथ साथ इसको थोड़ा। तो जो 1900 वार्षिक अधिवेशन ही होता है, क्योंकि विशेष अधिवेशन तो 1920 में ही हुआ था ना। तो जो वार्षिक अधिवेशन जो होता है ये 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चला था। ये तो डेट याद रखने कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये हुआ कहाँ था, ये इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में। और यहाँ पे बात ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इसके लिए जो चुने गए थे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास चुने गए थे। लेकिन इनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, हकीम अजमल खान ने। ये हकीम अजमल खान यही है भाई, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना है। अच्छा, हकीम अजमल खान खिलाफत मूवमेंट में भी था। अच्छा 1919 के जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और ये यहाँ पे 1900 ये जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हकीम अजमल खान ने। तो चित्तरंजन दास जी ने जेल में से ही युवाओं को संबोधन दिया था। ठीक है भाई, अब ये देख लिया। अब इसके बाद अगर इसमें कोई मुख्य बातें बचती है, वे 2 बात है, वे कौन कौन सी है। एक तो है चौराचारी कांड की। तो चौराचारी कांड जो घटना वो एक बार देख लीजिए। 5 फरवरी 1922 में कहाँ पे, गोरखपुर के चौराचारी कस्बे में। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी उसकी शताब्दी वर्ष मनाया गया है। अभी इसको 4 फरवरी को, है ना, 4 फरवरी को शताब्दी वर्ष मनाया गया है। क्योंकि 5 फरवरी से होता है, तो 4 फरवरी जो अभी ये गई है
आज 11 हुई तो 4 फरवरी को शताब्दी वर्ष मनाया गया है। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी शताब्दी वर्ष पर 5 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया है। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया, आपको ये ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगह में पूरी साल ये मनाया जाएगा, ये शताब्दी वर्ष है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो मुख्य इसका नेतृत्वकर्ता वो कौन था, मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था, जो चौराचारी जो वहाँ जुलूस निकाला जा रहा था, तो इसका जो नेतृत्वकर्ता था वो था भगवान अहीर। भगवान अहीर। जब इनके साथ इन्हें ब्रिटिश जो ये थे पुलिस अधिकारी या पुलिस वाले लोग, इन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, ज़्यादती की, तो लोग भड़क उठे और जो वहाँ पे जेल में जो कांड हुआ, जिंदा ही पुलिस वालों को जला दिया गया। तो 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे, 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। उसके बाद कम से कम इनको चिन्हित करके भाई 100 कुछ या शायद 150-155 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और तो बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उनका केस किसने लड़ा, फिर उनका केस किसने लड़ा और कितने लोगों को बचाया। तो मदन मोहन मालवीय जी ने केस लड़ा और लगभग काफ़ी लोगों को उन्होंने बचा लिया था। तो केस लड़ने वाली बात आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, तो ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब कौन से नेता ने क्या बात कही है भाई, उसके एक बार उसका देख लो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था है कि क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौराचारी कांड घट गया, 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि राष्ट्र का जो उत्साह था वो अपने शीर्ष पे था। अब ये आंदोलन स्थगित करना, अब ये आंदोलन को इस पीछे हटना राष्ट्रीय संकट से कुछ भी कम नहीं है, राष्ट्रीय संकट से कुछ भी कम नहीं है। ये बात किसने बोली? सुभाष चंद्र बोस ने। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोली कि हमें बहुत दुख हुआ है सुनकर कि ये जो स्थगन की जो घोषणा सुनी, क्योंकि अब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। इसी प्रकार मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कोई घटना कन्याकुमारी की किसी गांव में होती है, अगर कोई घटना कन्याकुमारी के किसी गांव में घटित होती है तो उसका दोषी जो उत्तर में कोई क्षेत्र तो नहीं होना चाहिए। तो ये घटना तो एक इलाके के एक छोटे से कस्बे की थी। तो कुछ व्यक्तियों ने कथन थे, फिर कुछ ने इनसे बाद में चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कार्य किया और इन्होंने चुनाव में भी हिस्सा लिया। इसके बारे में देखेंगे क्योंकि अभी तो हम गांधी जी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक था ये था असहयोग आंदोलन के ऊपर, है ना, असहयोग आंदोलन के ऊपर। अभी थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात और कर लेते हैं आज, क्योंकि समय भी वही था समकालीन और अभी कल लाइट में भी था। कल क्या डेट थी? 10 फरवरी। कल 10 फरवरी 1921 जो अपना इंडिया गेट है ये कब बनना शुरू हुआ था? तो ये 10 फरवरी 1921 को बनना शुरू हुआ था। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ये कब तक बनकर तैयार हुआ? तो इसको 10 साल लगे थे बनने में। 1931 में बनकर तैयार हुआ। एक बात जो आपको कन्फ्यूज़ करती है इसमें, एक बात जो आपको कन्फ्यूज़ करती है, मुझे भी करती थी, कि इस पे जो सैनिकों के जो नाम लिख रहे हैं ये सैनिक लोग कौन है? ये सैनिक लोग कौन है? कौन से सैनिक है? ये चीन के साथ लड़ाई में लड़े गए हुए सैनिक है, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े हुए हैं, या प्रथम विश्व युद्ध में लड़े हुए हैं, या 1965 या 71 में पाकिस्तान के साथ लड़ी गई वे उन लोगों के नाम है या किसके नाम है? तो ये नाम जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो सैनिक जो ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, 1 लाख के करीब सैनिक लड़े थे, उनमें 60-70 हज़ार तो वहीं मृत्यु हो गई थी। तो लॉर्ड होर्डिंग उस समय क्या थे? वायसराय। उन्होंने इनका नाम इस पर अंकित कराया था। प्रथम विश्व युद्ध के जो सैनिक हैं उनके नाम है यहाँ पे, है ना। और ये इसकी अगर आपके हाइट की बात पूछी जाए तो 42 मीटर ऊंचा है, क्योंकि अपने इतिहास में तो क्वेश्चन बन जाता है ना कि भाई उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। और हाइट से भी क्वेश्चन बन जाता है, और हाइट के साथ साथ उससे ये पूछ लिया जाता है कि उसमें किस पत्थर का यूज हो रहा है। तो हाइट 42 मीटर है और जो चौड़ाई है उसकी 9.1 मीटर उसकी चौड़ाई है, और ये 400 एकड़ में फैला हुआ है। कौन? इंडिया गेट। अगर पूछा जाए जो इसके पास में जयपुर हाउस, बड़ौदा हाउस, जोधपुर हाउस, ये सारे हाउस है ना, ये क्यों स्थापित हुए वहाँ? इनका क्या मुख्य कारण था? ये चाहते थे इंडिया गेट के आसपास का जो क्षेत्र है 400 एकड़ का, वो बहुत ही
वाइड क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि यहाँ पर ये कोई फंक्शन आयोजित किया जाए, मतलब करते रहे, है ना। इसलिए यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र इन्होंने खुला रखा है। और ये जो रियासत के जो राजा थे, बड़ौदा, जोधपुर, जयपुर, है ना, ये सारे हाउस इसलिए इनको यहाँ अपॉइंट किए गए थे। इसका ये मुख्य कारण था। तो ये बात, और अगर बात की जाए पत्थर की, किस किस पत्थर से लग रहा है, क्योंकि पिछली बार एंटी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कुतुब मीनार में लगा हुआ पत्थर किस किस रंग था, उसमें लाल, बलुआ, ये मतलब कोई ऑप्शन थे, तो आपको ध्यान रखना है लाल और पीले बलुआ पत्थरों से ये बनाया गया था इंडिया गेट। तो ये कुछ बात, अगर हाँ एक बात, आर्किटेक्ट का नाम तो हम भूल गए इसमें। आर्किटेक्ट कौन था? आर्किटेक्ट था इसका एडविन लुटियन, एडविन लुटियन। और जो जिसने इसकी शुरुआत की थी या जो इसका नींव रखी थी जिसने, उसका नाम क्या था उस व्यक्ति का? ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट, है ना, जो कनॉट पैलेस बोलते हैं ना, तो ये नाम ब्रिटिश नाम था, है ना। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी थी। आर्किटेक्ट था एडविन लुटियन। 10 फरवरी 1921 को बनना शुरू हुआ, 1931 तक ये बनकर तैयार हुआ। लाल और पीले बलुए पत्थर का निर्माण से हो रहा है इसका कार्य। और अगर बात की जाए 42 मीटर ऊंचा है, 9.1 मीटर चौड़ा है। और ये हाउस हमने बताया दिया क्यों स्थापित हुए थे, कि आयोजन ये करना चाहते हैं, लॉर्ड होर्डिंग इससे संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास थी ये, और अब देखेंगे जो गांधी जी से संबंधित जो नेक्स्ट आंदोलन है उसको कल की क्लास में देखेंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो तब भी कमेंट करें, अगर आपको अच्छा ना लगे, जो भी आपका सजेशन हो, तो आप कमेंट में छोड़ दीजिए, है ना। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्ते।